हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो कैसे दोस्तों आप सभी। चलो करते हैं शुरुआत लेक्चर नंबर 21 की। हम लोग पढ़ रहे थे, कल मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन एंगल पे हम लोग कल लास्ट बात कर रहे थे। फ्रिक्शन एंगल फ्रिक्शन एंगल पे हम लोग कल बात कर रहे थे बीटा। तो फ्रिक्शन एंगल बीटा क्या था बेटा? रिजल्टेंट और नॉर्मल फोर्स के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन एंगल बीटा। याद आ रहा है? अगर हमने कोई एक बॉडी ले ली लाइक दिस, ये कोई सरफेस है, तो यहां पे डेवलप होगी नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे डेवलप होगी नॉर्मल रिएक्शन एन, इधर आएगा फ्रिक्शन फोर्स एफ, और इधर आ जाएगा रिजल्टेंट आर। ओके, और एफ अगर मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? अगर एफ स्टैटिक था, कोई भी इंटरमीडिएट फ्रिक्शन, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? यहां पे अगर ये स्टैटिक है तो फिर मैंने उसको बीटा नाम दिया था। और अगर मैं इसको एफ बोल दूंगा, अगर मैं इसको एफ बोल दूंगा, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो फिर इसका नाम क्या रखा था बेटा हम लोगों ने? बीटा डैश। याद आ रहा है? बीटा डैश क्या था? बीटा डैश वॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल, है ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल। ओके, तो ये कल हम लोग डील कर चुके। नमस्कार बेटा सबको, नमस्कार। चलो फोकस करो फटाफट से अब। तो इतना हम कल डील कर चुके थे। बीटा डैश इज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल। तो लिख लो इसमें, लिखो, आगे एड ऑन करो। एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन may be defined as, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन may be defined as, नमस्कार बेटा सबको, नमस्कार। एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन may be defined as the angle between, the angle between, angle between, angle between the resultant, angle between the resultant, angle between the resultant and normal to the plane, and normal to the plane, angle between the resultant and normal to the plane on which, on which, on which motion of body is impending, on which motion of body is impending। motion of body is impending। नमस्कार बेटा मोनिश। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच मोशन ऑफ बॉडी इज इंपेंडिंग। मतलब जिस पे इंपेंडिंग का मतलब होता है अबाउट टू, जो होने वाला है ना? मतलब मोशन होने वाला है। तो जिस प्लेन के अबाउट मोशन होने वाला है, उसका नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल। ओके, सो फ्रॉम दिस डायग्राम आई कैन से टेन बीटा, ध्यान देना, टेन बीटा डैश इक्वल टू एफ अपॉन एन, एफ अपॉन एन। इक्वेशन नंबर 1 डाल लो बेटा इसको जरा। इक्वेशन नंबर 1, टेन बीटा डैश इक्वल टू एफ अपॉन एन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज, REPOS, एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अनुराग वॉश ने लास्ट लाइन रिपीट कर दो। लास्ट लाइन बेटा पूरे रिपीट कर रहा हूं एक बार दोबारा। एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन on which motion of body is impending, normal to the plane on which motion of body is impending। next topic is angle of repose। ब्रैकेट में लिख दो थीटा।
एक नया एंगल हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों। सपोज मेरे पास, सी केयरफुली, सपोज मेरे पास ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये दूसरी कोई बॉडी मैंने रख दी। ध्यान देना बेटा, सब लोग ध्यान देंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक मोशन देने के लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स पी अप्लाई करते हुए आ रहे थे। जितने दिन हमें फ्रिक्शन को पढ़ते हुए हमने यही देखा है कि हमने पी फोर्स अप्लाई किया और फिर हमने फ्रिक्शन की बात करी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान देंगे सब लोग, अगर मैं इस पे पी फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा। वो अलग बात है कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, डायनेमिक होगा, दैट इज समथिंग एल्स, बट पी लगाना पड़ेगा मुझे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया मैं ये पी नहीं लगाना चाहता, मुझे ये पी नहीं लगाना, और मुझे फिर भी फ्रिक्शन जनरेट करना है। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे पी नहीं लगाना, मुझे पी नहीं लगाना, ध्यान दें, मुझे पी नहीं लगाना और मैं फ्रिक्शन जनरेट करना चाहता हूं बिटवीन दीज टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, मतलब बिटवीन दिस कॉन्टैक्ट सरफेस। तो कैसे हो बेटा वो काम? क्वेश्चन समझिए क्या है। अब तक हम जो भी करते आ रहे थे, हम एक पी अप्लाई कर रहे थे, एक फोर्स लगा रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स, जो बॉडी को या तो मोशन दे देगा या मोशन देने का प्रयास करेगा, दोनों केसेस में फ्रिक्शन आएगा। एक स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, एक डायनामिक कहलाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं कोई पीवी नहीं लगा रहा, नो एक्सटर्नल लोड एट ऑल, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो क्या फ्रिक्शन आ सकता है? जल्दी बताओ। विदाउट अप्लाइंग पी कैन बी जनरेट फ्रिक्शन? यस और नो, जल्दी बताओ। कोई बच्चा क्लास में से फटाफट से बता दो बेटा, क्या बिना विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल लोड मैं फ्रिक्शन जनरेट कर सकता हूं? गुरदीप सिंह इज सेइंग यस सर, सरफेस इंक्लाइंड करना पड़ेगा। क्या बात है बेटा, मजा आ गया। ध्यान देंगे बेटा सब लोग, अब आने वाला है मजा। सी केयरफुली, अब क्या आने वाला है? मजा। तो ध्यान देना बेटे, अगर मैं ध्यान देना, ध्यान देना, मजा आने वाला है। अगर मैं इस सरफेस को, कौन सी सरफेस को? इस वाली सरफेस को, जो कि अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। कैसी सरफेस है? हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, क्या बात है। तो अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को, ध्यान देना, अगर एक एंगल दे दूं, क्या दे दूं? अगर एक एंगल दे दूं, तो ध्यान देना बेटा, मजा आने वाला है। एक चीज और यहां पर समझनी होगी हमें, अभी ये जो बॉडी है, इसका जो वेट है वो इस तरह से एक्ट करेगा। बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ध्यान देना जरा। ये हो गया डब्ल्यू। अब जैसे ही मैं इस सरफेस को इंक्लाइन करूंगा, ध्यान देंगे बेटा, मजा आने वाला है। जैसे ही मैं सरफेस को इंक्लाइन करूंगा, क्या होगा? जैसे ही मैं सरफेस को इंक्लाइन करूंगा, कुछ चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंज आएंगे बताता हूं, सामने देखना। ये रही बॉडी, ये रही बॉडी। जैसे ही मैं इस सरफेस को इंक्लाइन करूंगा, ध्यान देना, ये था बॉडी का वेट डब्ल्यू, जो अगेन डाउनवर्ड एक्ट करेगा। लेकिन अब इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा बेटा? इधर। और एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर। ध्यान देना बेटा, बड़ा मजा आने वाला है। लेट्स से इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अभी θ1 है। मैं थीटा नहीं बता रहा हूं, मैं θ1 बता रहा हूं भी आपको, कोई भी एक एंगल है। सो आप देख पा रहे हो दोस्तों क्या हो रहा है, इस W के दो कंपोनेंट बन गए, एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट बनेगा बेटा, ये एंगल θ1 बनेगा, चेक कर लो आराम से, दिस एंगल इज θ1। तो ये कंपोनेंट बन जाएगा W साइन θ1, और ये कंपोनेंट बन जाएगा W cos θ1। तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट है, ये क्या कर रहा है? बॉडी को इस प्लेन के अबाउट क्या करने लगा? मोशन देने लगा, या मोशन देने का प्रयास करने लगा। लिसन केयरफुली, दो ही चीज होंगी, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। तो ये क्या करने लगा? इस बॉडी को मोशन देने का प्रयास करने लगा। तो क्या आने लगा बेटा? फ्रिक्शन आने लगा। क्या आने लगा मेरे बच्चों? क्या आने लगा? फ्रिक्शन आने लगा। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। अभी मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं। लेट्स से एफ स्टैटिक, मतलब बॉडी अभी रेस्ट में है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो कैसे आ गया बेटा फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कैसे डेवलप हो गया? क्योंकि जैसे हमने इंक्लिनेशन दिया एक कंपोनेंट, और ऑब्वियसली बात है, जैसे ही थीटा की वैल्यू जीरो होगी, मतलब जब ये एंगल जीरो होगा तो साइन जीरो, ध्यान दो साइन जीरो, ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा, केवल डब्ल्यू बचेगा, जो कि ऑब्वियसली बात है वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेकिन जैसे एंगल कुछ भी आएगा, चाहे छोटा सा भी एंगल आएगा, वैसे ही ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करने लगेगा, और जैसे ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करने लगेगा, इसका मीनिंग क्या है? ये इस बॉडी को इंक्लाइन प्लेन में सरकाना चाह रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन एग्जिस्ट करने लगेगा। यस और नो? तो क्लियर हुआ? तो दोस्तों इफ यू वांट कि आप बिना कोई एक्सटर्नल लोड के फ्रिक्शन जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्लेन को इंक्लिनेशन देना पड़ेगा। यहां तक किसी को किसी भी तरह का डाउट? एनीवन फ्रॉम द क्लास? एनीवन फ्रॉम द क्लास? किसी को किसी भी तरह का डाउट है? वेरी नाइस। अब बेटा आगे की कहानी सुनते हैं, सी केयरफुली। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि ये फोर्स बॉडी को मोशन देने की औकात नहीं रखता, ये बस इतना है कि बस ये खींचना चाहता है, मोशन नहीं दे पाएगा अभी। अब मोशन कब आएगा? मतलब मैं चाहता हूं कि बॉडी सरकने लगे, वो कब पॉसिबल होगा? ध्यान से सुनो मैं क्या केस बता रहा हूं। अभी ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है जो इसको खींचने का प्रयास कर रहा है, खींच नहीं पा रहा है अभी, प्रयास कर रहा है बस। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे एनेस्थेटिक डेवलप हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बॉडी खिसके। कब खिसकेगी बेटा? जब ये वैल्यू बढ़े, हाँ या ना? जब ये वैल्यू बढ़े, और ये वैल्यू कब बढ़ेगी? इसमें डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल इज थीटा वन। तो ये वैल्यू कब बढ़ेगी? जब जब मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाऊंगा। यस और नो? यानी मैं थीटा वन की वैल्यू बढ़ाऊंगा, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, मजा आने वाला है। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे ये साइन थीटा वन की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना बेटा। साइन में एंगल की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है? वैल्यू बढ़ना, पता है ना? कॉस में उल्टा होता है, ठीक है? तो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज करता जाऊंगा, वैसे वैसे ये वाला टर्म इंक्रीज होता जाएगा। और इस टर्म के इंक्रीज होने से, इस वैल्यू के इंक्रीज होने से, इस बॉडी पे जो सरकाने वाला फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। यस और नो? और एक टाइम ऐसा आएगा, कि ये बॉडी जस्ट मूव करने वाली होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? ये बॉडी जस्ट मूव करने वाली होगी। यस और नो? और मेरे बच्चों, जैसे ये बॉडी मूव करने वाली होगी, उस इंस्टेंट पे इस वाले फ्रिक्शन का नाम क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो मुझे। उस इंस्टेंट पे इस वाले फ्रिक्शन का नाम क्या हो जाएगा? उस इंस्टेंट पे इस वाले फ्रिक्शन का नाम क्या हो जाएगा? जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली होगी, उस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन का नाम हो जाएगा क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ। और उस केस में माय डियर फ्रेंड, जब हम लिमिटिंग वैल्यू पर रीच कर जाएंगे, उस केस में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं उसको हम? एंगल ऑफ रिपोज थीटा। ये अब ये थीटा वन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज थीटा, ठीक है? तो यहां चेंज कर लो, नया डायग्राम बना लो, कुल मिला के साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा थीटा। क्लियर है? ये भी हो जाएगा थीटा। ओके, सो वो एंगल की वैल्यू जिस वैल्यू पे बॉडी इज इंपेंडिंग, मोशन इज इंपेंडिंग, दैट वैल्यू ऑफ एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? एंगल ऑफ रिपोज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन जिस पे हमारी बॉडी का मोशन इंपेंडिंग हो, इंपेंडिंग मतलब जैसे होने वाला हो, उस पॉइंट को, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज का दूसरा मीनिंग होता है स्लिपिंग। क्या मतलब होता है? स्लिप, यानी वो एंगल की वैल्यू जब हमारी बॉडी जस्ट स्लिप करने वाली हो। क्या करने वाली हो? स्लिप करने, अबाउट टू स्लिप, बस स्लिप करने ही वाली है, थोड़ा सा और बढ़ा दोगे स्लिप कर जाएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू रीच करके फ्रिक्शन की, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तक आप पहुंच गए, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर हुआ? तरुण भाई, जतिन भाई, प्रसन्नजीत, साकिब मलिक, डायनामो, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है? वो एंगल जिस पे बॉडी जस्ट क्या करने वाली हो? स्लिप करने वाली हो, बट बॉडी इज अबाउट टू स्लिप, दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर? वेरी नाइस। तो दोस्तों ध्यान देंगे फटाफट से, मजा आने वाला है। सी केयरफुली दोस्तों, ये डब्ल्यू कॉस थीटा
कैसे एक्ट कर रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां पे एक रिएक्शन डेवलप होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, यस और नो। तो नॉर्मल रिएक्शन ले लूं, उसकी डायरेक्शन इधर शो कर दूं, किसी का कुछ गया, किसी का कुछ गया, इसको कैपिटल एन बोल दूं, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। अरे भाई ये डब्ल्यू कॉस थीटा इस बॉडी के वेट का एक कंपोनेंट है जो हमारे इंक्लाइन प्लेन को दबा रहा होगा, यस और नो, यस और नो। अरे ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर इस तरह से फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका नाम क्या है, डब्ल्यू कॉस थीटा। अब ये हो गया एक्शन, तो क्या प्लेन रिएक्शन नहीं लगा रहा होगा, दैट इज व्हाट एन। तो बस मैंने एन को यहां नीचे ना शो करके इधर शो कर दिया, किसी का कुछ गया है, किसी कुछ गया नहीं गया। तो ध्यान दे बेटा जरा फटाफट से, ध्यान दे, सारा खेल ना सिस्टम ऑफ फोर्सेस का है, इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम लिया था मैंने सिस्टम ऑफ फोर्सेस में। दोस्तों कुछ नहीं है, अब हम सीख चुके हैं। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन अगर करना है मुझे इस बॉडी को अगर यहां पे स्टैटिक रखना है एंगल ऑफ रिपोज अचीव करने के बाद, तो क्या करूंगा मैं, क्या लगाऊंगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा, दैट इज समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। बेटा दोनों कंडीशन लगाना फटाफट से। जब आप हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, W sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू F, W sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू F, इक्वेशन नंबर 1। जब आप वर्टिकल वाली कंडीशन लगाओगे, ये वाली, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मीनिंग समझ रहे हो, एक मिनट, एक गलती मत कर देना, रुको जरा, हॉरिजॉन्टल बोलना गलत हो जाएगा यहां पे, जस्ट अ मूवमेंट प्लीज, जस्ट अ मूवमेंट प्लीज। इसको मैं x बोल रहा हूं, इसको मैं y बोल रहा हूं। एक्स वाई क्या है मेरे लिए, ये वाला एक्सिस हो जाएगा x और इधर वाला एक्सिस हो जाएगा मेरे लिए y, समझ गए। यानी x डायरेक्शन के जितने फोर्स है उनका सम बराबर होना चाहिए, उन सबका सम 0 होना चाहिए और इन सबका सम 0 होना चाहिए, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मत बोलो, x और y बोलो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं है बेटा, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ओके। तो जब मैं इस वाली डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करूंगा तो इक्वेशन मिल जाएगी, और जब मैं y वाले को बैलेंस करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा, ध्यान देंगे, वहां से मिलेगा W cos थीटा इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 2। छापो फटाफट। डन, गुड। अब आगे बढ़ो बेटा फटाफट से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान देंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो क्या मिलेगा बेटा, W sin थीटा डिवाइडेड बाय W cos थीटा इक्वल टू F अपॉन n। चेक करना यही मिल रहा है क्या, W sin थीटा W cos थीटा F अपॉन n मिल रहा है, ठीक है। W से W कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन n, इक्वेशन नंबर, एक मिनट बेटा, एक मिनट, हमने इससे पहले इसको इक्वेशन 1 बोला था, इस वाली को, फ्रिक्शन एंगल वाली को, तो ये है 1, इसको 2 करो फिर, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये हो गई इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 हो गई, ओके। तो इक्वेशन 2 को हमने 3 से डिवाइड किया है, ओके। तो हमें क्या मिला, tan थीटा इक्वल टू F अपॉन, ये हो गई इक्वेशन 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, ध्यान दें, इक्वेशन 1 को चेक करोगे आप तो वो थी tan बीटा डैश इक्वल टू F अपॉन n, और ये आ रही है tan थीटा इक्वल टू F अपॉन n। चेक करो यार, दोनों बराबर हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, क्या, कि tan बीटा डैश इक्वल टू tan थीटा, और यहां से क्या प्रूफ हो गया बेटा, बीटा डैश इक्वल टू थीटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आगे चल के काम में आएगा, छापो फटाफट। लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज के, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज के, और वी कैन से एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल। छाप लो फटाफट।
डन, वेरी गुड। सो एंगल ऑफ रिपोज बराबर होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल के। इस बात को याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ नई बातें। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा रहा हूं, उसको कर लो और उसके बाद आपको महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को करने के बाद भाइयों बहनों मेरी कोई कमी रह जाए, कोई गलत इरादा निकल आए, तो आप जिस चौराहे पे मुझे बुलाएंगे मैं उस चौराहे पे सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बोलो भारत माता की जय। बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके 54 भरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वैसे ही। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके 54 भर के क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सी केयरफुली, वी हैव टू ब्लॉक्स। ठीक है, ये है ब्लॉक नंबर 1, ये है ब्लॉक नंबर 2। ओके, ये जो ब्लॉक नंबर 1 है इसका वेट है, weight of block number 1 is 3000 Newton, while the weight of block number 2 is 1500 Newtons. Okay, क्वेश्चन लिखेंगे जरा। एक पेज लीव कर दो बेटा बस तरुण, ओनली वन पेज इज नीडेड, ओनली वन, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो अब। ठीक है, तो ये बॉडी 1 है, ये नीचे वाली, ऊपर वाली बॉडी 2 है। ओके, अब इसके अलावा बेटा ये जो सरफेस कांटेक्ट बनेगा यहां पे, ध्यान देना, बॉडी 1 और सरफेस, ध्यान दो, ये सॉरी ये बॉडी 1 थी ना, ये बॉडी 1 है और ये सरफेस है, तो इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और होगा, और ये दो सरफेस अलग है तो इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और होगा। माइंड इसको कि कल ही पढ़ाया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस पे। ठीक है, तो μ1 एंड μ2, तो μ1 ले लो बेटा आप कितना, μ1 ले लो आप कितना लोगे, 0.25 ले लो, और ये ले लो 0.4। किसी का कुछ गया, कुछ गया। ओके, अब आगे सुनो कहानी क्या है। कहानी ये है कि नीचे वाले ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, नीचे वाले ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, लेट्स टेक इट पी। इस फोर्स का नाम है पी। तो आपको बताना है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पी जस्ट टू मूव दिस ब्लॉक, जस्ट टू मूव मतलब जस्ट मूव, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी जस्ट टू मूव दिस ब्लॉक 1। ओके, क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी जस्ट टू मूव दिस ब्लॉक बी, ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 को मूव कराने के लिए इस पी की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, करिए क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी जस्ट टू मूव, जस्ट टू मूव, जस्ट टू मूव ब्लॉक नंबर 1। ब्लॉक नंबर 1 को मूव कराने के लिए पी की मिनिमम वैल्यू क्या है, यह क्वेश्चन आपको करना है। करो बेटा फटाफट से, हो जाओ चालू। What should be the minimum value of P just to move, or you can say just to slide? थ्योरी वरी खत्म हो गई मोर और लेस, अब बस न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं।
और यहाँ पे बेटा ये रस्सी बंधी हुई है, ये वाला ब्लॉक मूव नहीं कर सकता, मूव केवल नीचे वाला ही कर सकता है, ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक नहीं करेगा। क्या बात है, क्या बात है, शिवांश भाई का आंसर भी आ गया और ज्योति का भी आंसर आ गया। देखते हैं अभी। नाउ लिसन केयरफुली, सी सी केयरफुली। दोस्तों ध्यान देंगे, इसका वेट आपको दिया हुआ है, इसका वेट आपको दिया हुआ है, ओके। तो हम बनाएंगे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम्स। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो हम बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ध्यान देंगे, ये रही बॉडी नंबर 2। सो दोस्तों बॉडी नंबर 2, सी केयरफुली, अब आने वाला है मजा। जब पी फोर्स नीचे वाली बॉडी को खींचेगा तो क्या इसमें भी कुछ खिंचाव डेवलप होगा ऊपर वाली बॉडी में? इमेजिन करो, ये आपका हाथ है, इसके ऊपर दूसरा हाथ रखा हुआ है, ये रहा। अब आपके नीचे वाले हाथ को कोई खींचेगा तो क्या इस पे कुछ असर नहीं पड़ेगा? ये भी तो खिंचाव फील कर रहा होगा ना कुछ, है ना? तो लिसन केयरफुली, क्या बताने जा रहा हूं मैं। तो जब इस पे खिंचाव डेवलप होगा तो क्या यहाँ पे टेंशन आएगी? जल्दी बताओ, इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी? बिल्कुल आएगी गौरव सर, 100 बार आएगी। तो ध्यान दें, मैं बनाने जा रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां जाएगी एक टेंशन, जिसको आप क्या बोल दोगे? टी, ओके। इसके अलावा फोकस प्लीज सामने, इस नीचे वाली बॉडी को इमेजिन ही मत करो, मान के चलो ये है ही नहीं, मान के चलो ये है ही नहीं, ये समझो कि ये एक सरफेस है बस। इतना पार्ट सब डिलीट मार दो अपने दिमाग से। अब इसको अगर मैं सरफेस समझूं तो ये बॉडी का जो वेट है वो इसको नीचे दबा रहा होगा, इस वाली सरफेस को। तो यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगी कि नहीं होगी? लेट्स टेक इट N2, है ना, क्योंकि बॉडी 2 है तो उसको N2 बोल दिया। और जो बॉडी का वेट है वो ऑब्वियसली बात है सेंटर में एक्ट कर रहा होगा, बट मैं उसको यहां इमेजिन कर लूं क्वेश्चन को थोड़ा समझाने के लिए आपको। ये इसका खुद का वेट हो गया, जो कि कितना दिया आपको? 1500 न्यूटन। 1500 न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को? अभी केवल इतना सुनना है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक खिसक रहा होगा या खिसकने वाला होगा, जब ये खिसकने वाला होगा तो क्या ये ऊपर वाली बॉडी इस पे फ्रिक्शन लगा रही होगी? जल्दी बताओ, हाँ या ना? क्या ये ऊपर वाली बॉडी इस पे फ्रिक्शन लगा रही होगी इस डायरेक्शन में? यस और नो? ध्यान दो, ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी पे लगा रही होगी, ऐसे तो कुछ होगा बेटा। सारा खेल यही है, बाकी फिर सब सब हवा है, बस ये समझ लो। बस एक क्वेश्चन, आप नीचे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, नीचे वाली बॉडी पे, बॉडी नंबर 1 पे पी फोर्स जब इस बॉडी को खींच रहा होगा तो ये ऊपर वाली विरोध कर रही होगी ना, तो फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। तो ऊपर वाली बॉडी फ्रिक्शन लगाएगी नहीं लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। तो ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी को फ्रिक्शन लगाएगी, तो क्या क्या सेम फ्रिक्शन ऊपर वाली बॉडी पे नहीं आएगा? यही तो सीखा था हमने, याद करो। फ्रिक्शन की 2 डायरेक्शन होती है, सिखाया था मैंने? नहीं सिखाया था? जिस दिन फ्रिक्शन स्टार्ट किया था उस दिन सिखाया था मैंने ये, कि अगर कोई बॉडी ये रही, इसको खींचा जाए तो बॉडी में फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, याद करो, और सरफेस में फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। याद आ रहा है नहीं आ रहा? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ मुझे। अरे फ्रिक्शन जो हम अभी जनरली हम डील क्या करते हैं? बॉडी में फ्रिक्शन डील करते हैं हम लोग। तो अगर मोशन इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, किस पे? बॉडी पे। बट सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है क्या? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। तो सरफेस में फ्रिक्शन किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम यार, जब पी लोड नीचे वाली बॉडी को खींचेगा तो बॉडी पे फ्रिक्शन किधर है? इधर। बॉडी में फ्रिक्शन इधर है, तो उसके लिए ऊपर वाली बॉडी की सरफेस होगी ना, ऊपर वाली बॉडी की, उस बॉडी पे किधर आएगा फ्रिक्शन? किधर आएगा बेटा? जल्दी बता दो। ऊपर वाली बॉडी में फ्रिक्शन किधर आएगा? ऊपर वाली बॉडी फ्रिक्शन आएगा इधर। लेट्स से इस फ्रिक्शन का नाम है एफ। क्या नाम देते हैं इसको? एफ 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 F1 बोल दो उसको, चलो F2 बोल देते हैं, चलो F2 F2। तो ये क्या होगा? F2 होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ बेटा। सारा खेल यही है, बाकी सब तो हवा है, कुछ है ही नहीं। चवन्नी क्वेश्चन, एकदम एकदम चवन्नी। फ्रिक्शन की डायरेक्शन में किसी को दिक्कत है? एनी वन फ्रॉम द क्लास की भाई गौरव सर मुझे ये समझ में नहीं आया? एनी वन फ्रॉम द क्लास? जतिन उपाध्याय, ग्रेट। देखते हैं बेटा, मेरे पास आंसर नहीं है क्वेश्चन के, देखते हैं अभी। तो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी नंबर 1, सॉरी बॉडी नंबर 2। ये फ्री बॉडी डायग्राम है बॉडी नंबर 2 का। अब बेटा हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बॉडी नंबर 1 का। ध्यान देंगे सब लोग। ये रही बेटा बॉडी नंबर 1, ये रही बॉडी नंबर 1। इस बॉडी पे सबसे पहले तो पी लग रहा है, ये लगा दो भैया, ये रहा। अब ये पी जब मोशन देगा, जब ये पी इस बॉडी को मोशन देगा या देने का प्रयास करेगा, तो एक फ्रिक्शन तो ऑलरेडी आ रहा था, ये रहा, दैट इज F2। और एक फ्रिक्शन नीचे नहीं आएगा इधर? जल्दी बताओ,
उसकी भी डायरेक्शन ये होगी, इसको बोलूंगा मैं F1। कोई दिक्कत किसी को? तो बॉडी P, ध्यान देंगे, बॉडी P जब, सॉरी, बॉडी 1 को P लोड जब खींचेगा तो एक फ्रिक्शन तो ये रहा, F2 एच लगा दिया, और एक फ्रिक्शन इधर भी तो आएगा भैया बॉडी पे, उसको F1 बोल दिया मैंने। कोई दिक्कत फ्रिक्शन फोर्स में? इसके अलावा बेटा और क्या आएगा? इसके अलावा एक आएगी नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैं बोल दूंगा N1, और एक आएगा उसका खुद का वेट, जो कि कितना दिया बेटा आपको? कितना दिया है? 3000। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा। इसके अलावा यस, वन मोर थिंग, एक चीज मिस कर रहे हैं यहां पे हम, ये एन, ध्यान दें, बॉडी कांटेक्ट में ना, जब भी कोई चीज कांटेक्ट में होती है दो फोर्स होते हैं, याद रखना हमेशा। जहां जहां कांटेक्ट होंगे दो फोर्स होंगे, बात खत्म। तो ध्यान दें, ध्यान दें, ऐसे इमेजिन करो इसको, ये बॉडी 1, बॉडी 2 नीचे दबा रही है, तो बॉडी 1 ऊपर नहीं दबाई उसको, तो यहां पे बेटा क्या होगा? जो रिएक्शन N2 यहां आ रही है वही रिएक्शन N2 इधर आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। जल्दी बताओ, दोनों फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गए? अरे यार तुम लोग कुछ नहीं करोगे जीवन में। ये है, ऐसा कुछ केस है। अब ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है सरफेस को दबा रही है ना, सरफेस को दबा रही है, तो एक फोर्स तो सरफेस पे गया, क्या सरफेस रिएक्शन नहीं लगा रही है तो एक फोर्स ऊपर गया कि नहीं गया? दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये है ना तो ये भी तो एन होगा, खत्म। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूं भैया, वेनेवर, जब भी बेटा कॉन्टेक्ट होता है दो फोर्स होते हैं। कितने दिन से पढ़ रहे हैं यार, इतने दिन से फोर्स पढ़ लिया हम लोगों ने। अगर आप आज मुझसे पूछ रहे हो सर ये N2 ऊपर नीचे कैसे हो गया, तो फिर तो बेटा पढ़ाई बंद कर दो आज ही आप। इतना पढ़ने के बाद अगर आप मुझसे आज ये क्वेश्चन करते हो कि सर N2 ऊपर है तो इस पे क्यों लग रहा है, अबे भैया क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये गफूर भाई है, ये रसूल भाई है, ये इन दोनों के हाथ हैं, ये इसका हाथ है और ये इसका हाथ है, दोनों ने हाथ मिलाए, पहले तो दोनों ने हाथ मिला लिए। अब गफूर भाई ने रसूल भाई को खींचा, गफूर भाई ने रसूल भाई को खींचा, तो क्या क्या फोर्स केवल रसूल भाई के हाथ में है, गफूर भाई के हाथ में, रसूल भाई के में नहीं है? हैं? इक्वेशन, सॉरी, एक्शन और रिएक्शन, अगर मैं किसी को पकड़ के खींचता हूं तो जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ उतना उस पर भी आ रहा होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है भाई, यही तो मैकेनिक्स है। अरे जल्दी बताओ यार, आप लोग बता नहीं रहे हो, इतने बच्चे बैठे, एक बंदा रिप्लाई कर रहा है, क्लास बंद कर दूं क्या? हाँ या ना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, या क्लास बंद कर दूं मैं? 30-40 बच्चों की क्लास में एक बच्चा रिप्लाई कर रहा है बस। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है या नहीं? हाँ, अब आया ना मजा, शाबाश, बहुत बढ़िया, खत्म यार, बस यही हो गया, फ्रिक्शन खत्म। अब मैं क्यों करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, सुनो, खत्म, फ्रिक्शन खत्म। ऐसे क्वेश्चन होते हैं फ्रिक्शन में बस। अब कई बार प्लेन को इंक्लाइंड कर देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा, ऐसे फर्जी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों सारा खेल बस ये होगा बेटा, आपको बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाने होंगे, आपको समझना होगा। याद करो मैंने कितनी बार, जब मैंने आपको न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ाया था, इस तरह के क्वेश्चन जब मैंने आपको कराए थे, जहां जहां कॉन्टेंट बनेंगे एक्शन रिएक्शन होगी, बात खत्म होगी। अब अगर मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ध्यान दो इस वाले पार्ट का, तो क्या बनेगा? कितने कॉन्टेक्ट पॉइंट है? एक पॉइंट ये रहा, एक कॉन्टेक्ट ये रहा। तो ध्यान दो, जो फोर्स इस पे आ रहा होगा इधर, लेट्स से F1, वही फोर्स इस वाले पॉइंट पे आ रहा होगा, सॉरी, एक फोर्स इस पे आ रहा होगा F2। अब यही सेम गोले पे आ रहे होंगे, यही F1 गोले पे इधर लग जाएगा, यही F2 गोले पे इधर लग जाएगा, ये बन गए फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो भी एन या डेवलप हो रही होगी वही बॉडी 1 पे भी आएगी, बॉडी 2 पे भी आएगी, दोनों पे आएगी। क्लियर है भैया? चलो, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका बेटा, इसमें कुछ बचा नहीं है, सारा खेल बस इस डायग्राम का था। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया। अब बेटा इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लो। देखो फटाफट से, ध्यान से सारे लोग, सी केयरफुली, N2 किसके बराबर होगा इस वाले केस से? अगर मैं देखूं, सॉल्व कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन, अब मैं, अब अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं पे गलती नहीं हुई हो आप लोगों से। सी, सो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर बॉडी नंबर 2, ठीक है? बॉडी नंबर 2 के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर दो, बॉडी नंबर 2 के लिए। तो ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे, जब मैं वर्टिकल फोर्सेस के सम की बात करूंगा तो N2 किसके बराबर आ जाएगा? 1500 के बराबर। कोई दिक्कत? तो N2 क्लियरली दिखाई दे रहा है 1500 के बराबर। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। N2 इज इक्वल टू 1500 न्यूटन।
कोई दिक्कत? क्या मैं फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकता हूं? अगर मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन आ चुकी है और मुझे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर पता है, तो क्या मैं ये F2 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। F2 कितना निकलेगा बेटा? F2 होता है μ2 इंटू N2। μ2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी बेटा? μ2 की वैल्यू दे रखी है 0.4, तो 0.4 इंटू N2 की वैल्यू है 1500। कितना आंसर आ गया बेटा? ये 600 न्यूटन। तो F2 यानी कि फ्रिक्शन फोर्स F2 की वैल्यू आ रही है 600 न्यूटन। कोई दिक्कत? देखते जाओ फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। अब ये था वर्टिकल फोर्स का सम। वर्टिकल फोर्स का सम करके मैंने क्या निकाल लिया? N2 निकाल लिया, और उसके बाद मैंने फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया, जो कि कितना आ रहा है? जो कि आ रहा है 600। अब बेटा मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम लगा दूं इस वाली बॉडी के अंदर, तो कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? एक ये और एक ये। तो जितना F2 होगा उतना T होगा, सीधी सी बात है। तो बेटा क्या हो गया? जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम लगाया, समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि T इज नथिंग बट इक्वल टू 600 न्यूटन। खत्म। मतलब हालांकि पूछा नहीं है क्वेश्चन ने T, बट मैं निकाल के दे रहा हूं आपको, ठीक है? T की वैल्यू आ गई 600 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। बॉडी नंबर 2 सॉल्व हो चुकी है, अब आ जाओ बॉडी 1 पे। बॉडी नंबर 2 सॉल्व हो चुकी है, आ जाओ बॉडी नंबर 1 पे। बॉडी 1, ध्यान देंगे सब लोग बॉडी 1 को। सी केयरफुली, ये रहा बॉडी 1। बॉडी 1 में बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस को ले लेते हैं, ठीक है? तो N2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो कि कितनी आई थी? 1500। तो 1500 और 3000 नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं और N ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि समीशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, जिसकी वजह से क्या आएगा? 1500 प्लस 3000। सही लिख रहा हूं ना मैं? एक जस्ट अ मोमेंट, 1500 तो ना वो, ठीक है, इक्वल टू N2। कोई क्वेरी नहीं लूंगा अभी मैं बेटा। क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है कोई? किसने कॉल किया है? तो N2 कितना आ गया बेटे? यहां से N2 आ गया आपका 4500 न्यूटन्स। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, अब मेरे पास N1 बोलेंगे, सॉरी, इसको N1। N1, अब मेरे पास N1 आ चुका है। क्या मैं इस वाली सरफेस पे आने वाला फ्रिक्शन निकाल सकता हूं? यानी ये वाली सरफेस का फ्रिक्शन, बस मुझे इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन पता होना चाहिए। रहा N की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो कितना आ जाएगा बेटा? ध्यान देंगे, यहां से F1 कितना आएगा? μ1 इंटू N1। μ1 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25 और N1 की वैल्यू है 4500। कितना आ जाएगा बेटा? ये सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। ये 4500 का आ रहा होता है 1250, 1250 का भी आधा कर लो तो कितना हो जाएगा? 1125। 1125 आ रहा है क्या? 1125 न्यूटन्स। ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स 1। 4500 का आधा 2250, 2250 का आधा 1125, सही है। F1 निकल आया। अब बेटा आगे की बात करते हैं। F1 पता चल गया मुझे, वाला फ्रिक्शन, N पता चल गया, सब कुछ बदल गया। अब बेटा समीशन ऑफ क्या कर दूंगा मैं? हॉरिजॉन्टल फोर्स कर दूंगा इक्वल टू 0, और तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। अब इसमें कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे? एक F2, एक F1 और ये P। F1 और F2 का जो सम है वो किधर एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये दोनों का सम बराबर होना चाहिए P के। तो क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? ध्यान देंगे, यही लिख देता हूं, समीशन ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या लिखूंगा बेटा मैं यहां पे? F1 प्लस F2 इक्वल टू P। F1 की वैल्यू कितनी आई थी? F1 की वैल्यू आई है 1125 प्लस F2 की वैल्यू आई है 600 इक्वल टू P। बेटा कितना आंसर आ गया? P इक्वल टू 1725, 1725 न्यूटन। कितने लोगों का आंसर था? खत्म। यानी P की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 1725 न्यूटन।
क्या बात है निकिता, बहुत बढ़िया। क्या बात है शाकिब भाई, जतिन उपाध्याय, बहुत बढ़िया। तो ग्रेट, खेल गए आप लोग। सो कुल मिला के दोस्तों, कुल मिला के दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब फ्रिक्शन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी बस इनिशिएशन किया है, काफी सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसी तरह के क्वेश्चन फ्रिक्शन में आते हैं कि 2 बॉडी लगा देगा, 3 बॉडी लगा देगा, तो उसमें घबराना नहीं है। हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक, हर लेवल पर जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। डन। ग्रेट, इसका एक पार्ट और करो बेटा जल्दी से। अगर मैं, अच्छा एक एक चीज मुझे थोड़ा सा और समझानी है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये एक बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, और ये दोनों इस जमीन पर रखे हुए हैं। तो इस बॉडी का वेट नीचे जाएगा और इस बॉडी का वेट भी नीचे जाएगा, तो इन दोनों का वेट मिला के तो रिएक्शन आएगी यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। जल्दी बताओ, एक एक बारीकी समझो जरा, आएगी ना? तो इसका वेट कितना दिया था पिछले क्वेश्चन में? 1500। इसका कितना दिया था? 3000। तभी तो ये कितना आया था? 4500। तो किसी भी चीज को ना रटना नहीं है, सब कुछ दिखाई देता है बेटा। एवरीथिंग इज विजिबल, एवरीथिंग इज, यू नो, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिखाई देती है। अब मैं मान लो एक और वेट रख दूं यहाँ पे, मान लो 1000 का और रख दिया, तो क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 4500 और 1000, ये 5500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब नॉर्मल रिएक्शन आएगी तो वो कितनी हो जाएगी? 1000 और 1500, 2500 आ जाएगी इस वाले केस पे, है ना? तो इस तरह से चीजें दिखती हैं, तो कोई भी चीज रटनी नहीं है आपको, एवरीथिंग इज विजिबल। यहाँ पे दिखता है बेटा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यही खासियत है, यहाँ पे सब समझ दिखेगा। यहाँ पे कोडिंग वोडिंग नहीं हो रही है कुछ कि अलग से चल रही कोई भी चीज। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट से अब। अगर मैं इस पी को इंक्लाइंड कर दूं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, अब बताओ पी की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, अगर मुझे इस ब्लॉक को खिसकाना है तो पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? चेक करो, एक काम करो, एक अपवर्ड इंक्लिनेशन ले लो, अपवर्ड 30 डिग्री। चलिए करिए क्वेश्चन को फटाफट से। अपवर्ड इंक्लिनेशन ले लो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या बात है तरुण भाई, खेल गए यार, मजा आ गया। क्वेश्चन सेम है अगेन, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी जस्ट टू स्लाइड दैट ब्लॉक नंबर 1, जस्ट टू स्लाइड ब्लॉक नंबर 1। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, बस एंगल को इंक्लाइंड कर दिया है वर्टिकल से 30 डिग्री पे, वर्टिकल से 30 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। डायनेमो इज सेइंग सेम आंसर, ओके, मजा आ गया बेटा। क्या बात है, रेजोल्यूशन अब नस नस में बह रहा है, ऐसा बताया है आपने, थैंक यू भाई, थैंक यू। 3450 अंतर आ रहा है सबका, है? क्या बात है, आर यू श्योर? अच्छा, करके देख लेते हैं बेटा एक बार। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम में कोई चेंज आएगा ऐसा करने से? ऐसा करने से फ्री बॉडी डायग्राम में कोई चेंज आएगा? ऊपर वाली बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। टी ऐसे जाएगा, 1500 भी ऐसे जाएगा, और ये न्यू ऐसे जाएगा, और ये भी ऐसे जाएगा, है ना? फ्रिक्शन ऐसे जाएगा, परफेक्ट है। इसमें कोई चेंज आएगा? नीचे वाली बॉडी में कोई चेंज आएगा? N2 ऐसे आएगा, N1 ऐसे आएगा, ये दोनों ऐसे जाएंगे, बस ये P चेंज हो जाएगा बेटा, ध्यान देंगे।
पी के दो कंपाउंड बन जाएंगे, एक कंपाउंड बन जाएगा वर्टिकल, ये रहा, जो कि क्या होगा पी पी कॉस थीटा, और ये कंपाउंड बन जाएगा पी साइन थीटा। सही है, पी के दो कंपाउंड बन जाएंगे, एक ये और एक ये। थीटा की वैल्यू में दी गई है 30 कर दो, यहां पे थीटा की वैल्यू 30 दी गई है, तो ये हो जाएगा पी कॉस 30, ये हो जाएगा पी साइन 30। ओके, यही चेंज आएगा बेटा, और तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। N1 पे कोई असर नहीं आएगा बेटा, N2 पे कोई असर नहीं आएगा, N1 पे असर आ जाएगा, N2 पे नहीं आएगा। ओके, चलो आगे देखो फटाफट से। अब क्लियर, अब यही तो समझना है तुम्हें। जैसे हमने इंक्लाइंड किया, तो इसका असर आएगा किस पे आएगा, नीचे वाली बॉडी में। ऊपर वाली बॉडी पे कोई असर नहीं आना, ऊपर वाली बॉडी एज इट इज रहेगी। तो सामने देखा फटाफट से, ऊपर वाली बॉडी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, N2 अगेन इतना ही रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स अगेन इतना ही रहेगा, एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम। ठीक है, विल बी रिमेन सेम, बट जब हम बात करेंगे बॉडी वन की तो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो चलिए वन बाय वन एक बार चेक कर लेते हैं। सी केयरफुली, जब मैं समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करूंगा तो बेटा N2 आएगा, 3000 आएगा, ये आएगा और ये भी आएगा, पी कॉस 30 भी तो आएगा। तो ध्यान दो, N2 और 3000 नीचे ऐड कर रहे हैं, N1 और पी कॉस 30 ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे N2 प्लस 3000 नीचे ऐड कर रहा था, दिस मस्ट बी इक्वल टू N1 प्लस पी कॉस 30। कोई दिक्कत किसी को? लेट मी चेक वंस। N2 3000, N1 पी कॉस 30, ठीक है। N2 3000, दिस एंड दैट। N2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, ये रही 1500, 1500 यहां पुट कर दो, प्लस 3000 इक्वल टू N1 प्लस पी कॉस 30। क्या यहां से मैं N1 निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। N1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, N1 आ जाएगा 4500 माइनस पी कॉस 30। कोई दिक्कत किसी को? ये N1 निकल के आ गया। ध्यान दो बेटा, पिछले केस में N1 की वैल्यू 4500 आ रही थी, याद है? पिछले केस में N1 की वैल्यू 4500 आ रही थी, अब कितनी आ रही है? 4500 माइनस समथिंग, माइनस सम पार्ट ऑफ दिस। लिसन केयरफुली, अब क्यों आ रही है? अरे ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, ध्यान से देखो। पहले हमारा पी फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा था, जैसे उसको हमने इंक्लाइंड किया तो ऑब्वियस बात है इसका एक कंपोनेंट बन गया जो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। अब वो कर क्या रहा है, हमारे इस ब्लॉक को ऊपर उठा रहा है, ऊपर ही तो उठा रहा है। ये वाला कंपोनेंट हमारे इस ब्लॉक को ऊपर उठा रहा है। ऊपर उठाने का मीनिंग क्या है? वो कुल मिला के ओवरऑल जो भी वेट होगा उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसीलिए ऑब्वियस सी बात है, यहां पे जो रिएक्शन डेवलप होगी वो कम हो जाएगी ना। अरे कमी तो हो जाएगी। ये क्या कर रहा है, ये हमारे ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि जो भी टोटल वेट नीचे आ रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया ना। कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, इतना कम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमारी रिएक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी इस बार। अरे यस और नो, हाँ या ना? हाँ अबे ऊपर वाले पे क्यों आएगा, जब वो नीचे वाली बॉडी पे एक्ट करा तो ऊपर वाले पे कैसे आ जाएगा इफेक्ट उसका? है वो बेटा नीचे वाले ब्लॉक पे एक्ट कर रहा महाराज, जब ऊपर वाले पे एक्ट ही नहीं कर रहा तो क्यों इफेक्ट आएगा दीपेश कुमार? जब एक्टिव नीचे वाली बॉडी पे कर रहा है। क्लियर? अब आगे सुनो बेटा, आगे सुनो। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारा N1। अब मैं क्या निकाल सकता हूं, F1 यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, जो कि किसके बराबर होगा, μ1 इंटू N1 के। μ1 की वैल्यू क्या दी थी बेटा आपको, 0.4 दी थी आई थिंक, 0.25, कितनी दी थी? μ1 की वैल्यू 0.25, 0.25, 0.25, और N1 की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, 4500 माइनस पी कॉस 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से F1 की वैल्यू आ जाएगी 4500 इंटू 0.25 होता है 1125, अभी थोड़ी देर पहले किया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 0.25 पी कॉस 30। ओके, ये आ गया हमारा F1। छापो यहां तक जरा। भावना नारंग 2409। ओके, देखते हैं अभी।
डन। फ्रिक्शन फोर्स F1 निकल आया। अब बेटा इधर आओ फटाफट से। F1 F2 और P sin थीटा, दो तीन ही ओरिजिनल फोर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये वाला और ये वाला। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू P sin 30। F1 प्लस F2 इक्वल टू P sin 30। F1 की वैल्यू कितनी थी बेटे? F1 की वैल्यू थी, कहां गया, ये रही, और F2 की थी 600। ठीक है, तो 1125 माइनस 0.25 P cos 30, ये मैंने F1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस F2 की वैल्यू थी 600 इक्वल टू P sin 30। बेटा ध्यान देंगे सब लोग, 1125 और 600 कितना हो गया, 7725 इक्वल टू, इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, P कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा sin 30 माइनस, यहां बचेगा 0.25 इंटू कॉस 30, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस हो जाएगा ये, प्लस 0.25 कॉस 30। सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आपके सामने, सॉल्व कर लो इसको जरा। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बता दो। पी की वैल्यू 1725 से कम आएगी। गधे हो एक नंबर के तुम लोग। 3400, 2000, 50,000, 100,000, 1 लाख, 1 करोड़ है हवा बाजी। कितनी वैल्यू आ रही है ये, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कितनी वैल्यू आ रही है ये? 1725 को डिवाइड करो, हाँ ज्यादा आएगी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। चेक करना कितनी आ रही है, कैलकुलेटर नहीं है बेटा मेरे पास। हाँ कितनी आ रही है बताओ तो। आई डोंट हैव कैलकुलेटर टुडे, मुझे वैल्यू बता दो बेटा, सॉल्व कर करा के। साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है आई थिंक, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25 इंटू कॉस 30 कितना होता है, इंटू कॉस 30। अब सॉल्व करके बता दो कितना आंसर है। 1725 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, हाँ कितना आ रहा है, 2409.21, 2409.21, ठीक है। 2407 सबका सेम है ना, मेरे पास आंसर नहीं है बेटा क्वेश्चन का। 3400 किसका आंसर आ रहा था स्टार्टिंग में, 3400, 1800, ठीक है। सो हेयर कितना आंसर आ गया बेटा, ये P इक्वल टू 2409 यार अब इसमें दो दो गलतियां कर रहे हो आप लोग, कोई बोल रहा है 2409, कोई बोल रहा है 2407। 2407, 2407, 2407, 2407 वाले ज्यादा है, ठीक है। तो 2407, 2407 पॉइंट 51, ठीक है, 0.51। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। सो फाइनली दोनों केसेस में हमने क्या देखा, एफवीडी बनाना है और क्या करना है, क्या करना है, रेजोल्यूशन मेथड लगाना, आंसर आपके कदमों में, ठीक है। चलिए आज इतना ही पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा काम है मुझे, और शाम को, और इस अब आप क्वेश्चन लगा सकते हो गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व होने लगेंगे आपसे, एक दो क्वेश्चन होंगे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। बाकी सिलेक्शन खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ पढ़ाना मुझे अभी, ठीक है। शाम को 8:30 बेटा यूट्यूब पे आऊंगा लाइव, प्लीज सब लोग आ जाना यार। ओके, नया यूट्यूब चैनल बनाया जेईई के लिए, तो थोड़ा सा आप शेयर वेयर कर देना लोगों को जेईई चैनल के बारे में, और आप लोग आ जाइएगा बेटा, ठीक। आप नहीं आ पाओ तो एटलीस्ट जो लोग तैयारी कर रहे हैं एई की उनको बोल देना, ठीक है।
सर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं 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 बेटा, पी पी पूछा उसने, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, जस्ट टू स्लाइड दैट पर्टिकुलर ब्लॉक। कोई साइन थीटा मल्टीप्लाई नहीं करना, सही बिल्कुल, ये सही कॉन्सेप्ट है पूरा जो मैंने किया अभी। ओके तो जितने भी लोग आपके जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग भी थोड़ा सा ना एक माइंड सेट रखो बेटा, सुनो ध्यान से। एक चीज बता दूं आपको, बीटेक इंजीनियर जितने भी होते हैं वो एक घमंड में रहते हैं, अरे हम क्यों जेई बनेंगे, हम क्यों एई बनेंगे, मतलब एई तो क्या रस्टी पोस्ट है, जेई क्यों बनेंगे। भैया ऐसा है, जेई तो नो डाउट थोड़ी लोअर लोअर पोस्ट है, बट एई जो होता है ना, वो जितने भी आप एग्जाम देते हो ना, ये पीएसयू वीएसयू जो आईयूसीएल आईयूसीएल के नाच रहे हो आप लोग, आईयूसीएल में चला जाऊंगा मैं, आईयूसीएल में चली जाऊंगी, बीपीसीएल में चली जाऊंगी, या चला जाऊंगा है, उससे ज्यादा औकात ना एई की होती है, एई की, असिस्टेंट इंजीनियर की, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, ठीक है, जैसे सीपीडब्ल्यूडी में लग गए या वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में लग गए, ठीक है, यूपी जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी होता है, उसमें एई बन गए आप, जल विभाग में बन गए। इतना तगड़ा रोला होता है ना बेटा इन लोगों का, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली जेई का भी होता है, क्योंकि ये प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। आप समझो दो चीज है, पीएसयू मतलब प्राइवेट है कहीं ना कहीं, उसमें प्राइवेट टर्म जुड़ा हुआ, पब्लिक का पैसा लगा हुआ उसमें। यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्योरली गवर्नमेंट है, समझिए आप बात को, उत्तर प्रदेश जल निगम प्योरली गवर्नमेंट है। इसी तरह से हर स्टेट के अंदर प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और वहां भर्ती होती है जेई और एई की, और इनकी जो औकात होती है ना, मतलब वैसे अगर ईमानदारी से काम करो तो कुछ नहीं है, लेकिन ईमानदारी से काम होता नहीं इंडिया में, आप जानते हो। समझ में आ रहा है, कमाना कमाना चाहिए, 1 रुपया कमाता है वो 1000 रुपया, तो सोचो वो जो 999 कहां से आ रहे हैं। तो बात समझ रहे हो। खैर कुल मिला के वो इतना ज्यादा अपनी औकात बना लेते हैं उस क्षेत्र में कि इनका नाम चलता रहे, एक्सीएन साहब आ रहे हैं साहब, एक्सीएन बोलते हैं, एक्सीएन उनको, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। इसलिए अबे कवर करने की जरूरत ही नहीं तरुण त्रिपाठी, आपने क्वेश्चन किया कि सर इसमें कवर होगा, अबे भैया ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है वो। यार आप जब गेट की तैयारी करते हो ना, आप जब गेट की तैयारी करते हो ना, तो आपके सारे एग्जाम एक्सेप्ट ईएससी का कन्वेंशनल, कन्वेंशनल भी काफी कुछ हो जाता है, और एक्सेप्ट मतलब सभी ऑलमोस्ट सारे तैयार हो जाते हैं, ईएससी का भी लगभग 80% और एएस का भी लगभग 80% पेपर आपका तैयार हो जाता है, अगर आप गेट की अच्छे से तैयारी करते हो, ठीक है। तो आपका टेक्निकल यहां पूरी तरह से तैयार है। अब आप गेट की तैयारी करने के बाद जेई में बैठो, आप एई में बैठो, आप टेक्निकल फोड़ दोगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, बट आप पता कहां रह जाओगे, नॉन टेक में। नॉन टेक वाला पार्ट आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए थोड़ा सा नॉन टेक की तरफ फोकस करना होता है। वंस यू आर प्रिपेयर्ड फॉर नॉन टेक अलोंग विद गेट, उसके बाद जेई ले लो, एई ले लो, इसरो ले लो, बार्क ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फिर तो ना ठेले पे लेके बेचोगे तुम। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट एक बार अगर गेट की सटीक तैयारी कर ली तो सारा कुछ खत्म, ठीक है। इस चीज को ध्यान से सुन लो बेटा। इसीलिए थोड़ा सा प्लीज अपने अंदर ये घमंड मत रखना कि मैं जेई का एग्जाम नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं आप गेट गेट दो, मैं ये नहीं बोल रहा आपको गेट जेई का एग्जाम देना है। अरे किसी का एम होता है, सुनो, कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जिनको बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, भैया चाहे एई बन जाऊं चाहे जेई बन जाऊं, चाहे भैया मुझे पीएसयू मिल जाए, मुझे मिल जाए बस। कुछ होते कि नहीं भैया मुझे एएससी बनना है, मुझे ईएससी ऑफिसर भी बनना है, या मुझे गेट में ही जाना है, मुझे पीएसयू में जाना है, या मुझे आईआईटीज में जाना है। कुछ होते भैया जॉब लग जाए, बात समझिए, और 90% यही क्राउड है, जॉब चाहिए सबको, है ना। इतने ही ज्यादा है, इतनी ज्यादा मतलब हम वो होते थे, मतलब क्या बोले, सपने देखने वाले, तो फिर बात ही क्या आती, फिर तो हर कोई एलन मस्क निकलता हमारे देश में से, है ना। तो बात ये है कि सबको जॉब की नीड है। ओके, तो मैं ये चाहता हूं कि आप आने वाले फ्यूचर में, अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है आपको, आने वाले फ्यूचर में थोड़ा सा ध्यान देना नॉन टेक की तरफ, सो दैट कि जब भी आप गेट के पेपर का जब फ्री हो जाए तो जेई वेई एग्जाम आप फोड़ दें बेटा। क्लियर है। मेरे को तो वही चाहिए, क्या बात है, बाबा बनेंगे आपके साथ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, अब जाओ आप लोग, थोड़ा सा आज क्लास कम ले रहा हूं मैं, कल कंटिन्यू करूंगा, और जेई वाला जो मेरा आज का लेक्चर उसमें आ जाना बेटा सारे लोग, ठीक है। आज वाले उस लेक्चर में आ जाना, और अपने दोस्त दोस्तों को भेज देना बेटा, पहला लेक्चर मेरे नए चैनल पे। ओके, सो आई नीड योर सपोर्ट देयर। ईएससी और आईएएस में क्या डिफरेंस है, को डिफरेंस तो बहुत बड़ा है बेटा, औकात का डिफरेंस सबसे बड़ा तो वो आईएएस है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बहुत सिंपल भाषा में, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे ना आईएएस के सिविल सर्विस एग्जाम का, अरे 54 का सिलेबस है, मैकेनिकल का, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आप ईएससी की तैयारी करते हो तो ईएससी की तैयारी बहुत 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 छोटे सिलेबस है, ठीक है। लेकिन जैसे हम एएस में पहुंचते हैं, ईएस में कुछ भी नहीं है, ईएससी में आपका टेक्निकल है, और प्लस जो आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें भी 10 सब्जेक्ट है, बट हालांकि वो बहुत ईजी पढ़ते हैं। एएस में क्या है बेटा, सी सेट है,
फिर आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना, मैकेनिकल आपने ले लिया, तो सी सेट थोड़ा टफ पड़ता है। ओके, लेकिन आप जब उसको देखोगे ना आपके टेक्निकल पार्ट को, बिलीव मी, आप जब एएस के टेक्निकल पार्ट को देखोगे तो आप उठा उठा के फेंकोगे। हमारी क्लास में बच्चा जो एएस की प्रिपरेशन कर रहा है और वो स्पेशली एएस के लिए आया हुआ है, वो रिकॉर्डेड सेशन देखता है, उसका नाम बता देता हूं मैं, क्या नाम है उसका, एक तो ध्यान सिंह है, ध्यान सिंह भी एएस की तैयारी कर रहा है, ईएसई कर रहा है वो, एक बच्चा और है वही मुस्लिम है, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, क्या नाम था उसका यार, अपनी क्लास में ही, अपने अपने बैच में, लक्ष्य बैच में, वो भी एएस की तैयारी कर रहा है। वो कहां से मोटिवेट हुआ, वो लक्ष्य पिल्लई से मोटिवेट हुआ वो, तो वो एएस की तैयारी कर रहा है, और उससे आप कांटेक्ट में रहना, ठीक है, अच्छा बच्चा है वो। तो वो क्या कर रहा है, मतलब वो उसने पूरा एनालिसिस किया था, तो वो क्यों आया, क्योंकि उसने ये देखा कि सर ये तो और आसान पड़ रहा है, ट्रस्ट मी बहुत आसान होता है। अगर आप मैकेनिकल से एएस का पेपर लिखते हैं ना, बहुत इजी होता है। अब ये इसके लिए आपको सिलेबस उठाना है, एक बार सिलेबस उठा के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा, और क्वेश्चन भी देख लो, ठीक है। उसका नाम ध्यान से उतर रहा है मेरे यार, कोई बंदा था एक, वो रिकॉर्डेड सेशन देखता है एक्चुअली क्लास के बाद, ठीक है। तो इसी सबसे आपके एएस के पेपर निकलेंगे भैया, आप यार ट्रस्ट तो करो, कंटेंट में कहीं कमी नहीं मिलेगी आपको। ओके, बाकी सब डिपेंड करता है मोर एंड मोर प्रैक्टिस पे और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे, दैट्स इट, बाकी सब खत्म है बेटा, ठीक है। चलो दोस्तों, जाओ मजे करो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और शाम के लेक्चर में जरूर आइएगा 8:30 बजे नए यूट्यूब चैनल जीबी लाइंस एई एंड जेई पे। चलिए, थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन सॉल्व योर गेट प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। हाय एवरीवन, तो इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप गेट, ईएससी, पीएसयू, एई, जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एप्लीकेशन गेम लाइव डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको मिलेगा डेप्थ कोर्स विद टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, मेंटरशिप, जो कि सबसे जरूरी पार्ट है दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ और एश्योर करिए अपनी सक्सेस। थैंक यू सो मच।